deliberately think 2-3 thoughts regularly. Like I feel them, visualize them, and on an everyday basis. These thoughts relate to my personal and professional life. I think, but it seems like a never-ending cycle. How do I convert those thoughts into reality? Like how to achieve something which is perceived as impossible? Where am I lacking? Like suppose our viewers go through the same thing. They're lacking somewhere in a thought. Okay. इसके बारे में ऐसा है कि जब हम पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, हम अपना जो गोल अचीव करना चाहते हैं, जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, उसके बारे में जब हम सोच रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, हम ऑफ कोर्स सोच रहे हैं उसके बारे में। परंतु उसके अलावा जो बाकी हमारा जो टाइम है आउट ऑफ 24 आवर्स, उस समय क्या सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा है कि आपको फलाना टारगेट अचीव करना है अपने कैरियर में, या अपने रिलेशनशिप में, या अपने हेल्थ में, या अपने फैमिली में, एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करना है, तो उसके बारे में आपने डिटेल में सोचा, ठीक है, आपने माइंड से सोचा। पहली बात है, या आउटर माइंड से सोचा है कि सबकॉन्शियस माइंड से सोचा है। अगर आउटर माइंड से सोचा है, उसका प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं है, वो बस ठीक है सोच लिया, अभी में बात कर रहे हैं, फिर एटलीस्ट बुरा नहीं सोचा, खराब नहीं सोचा, ठीक है, चलो धरती पे बोझ नहीं बने, कुछ नेगेटिव काम नहीं किया, ठीक है, उस प्रकार से न्यूट्रल टाइप का, उसका प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं होता। सबकॉन्शियसली सोचना पड़ता है, क्योंकि तब जाके माइंड का जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचेगा, और ब्रेन उससे, बताऊंगा न्यूरल पाथवेज, आई कम टू दैट। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो पॉजिटिव थिंकिंग आपने किया है, लेट्स से 3 मिनट के लिए किया है या 4 मिनट के लिए पॉजिटिव थिंकिंग किया है, मैक्सिमम 5 मिनट्स के लिए आपने पॉजिटिव थिंकिंग किया है, व्हाट अबाउट 23 आवर्स एंड 55 मिनट्स जो बाकी है, उस समय उसी टॉपिक पे शायद एप्रीहेंशंस आए होंगे, नेगेटिव थॉट्स आए होंगे, नेगेटिव बिलीव्स आए होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज समझिए कि नेगेटिव एनर्जी इज स्ट्रॉन्गर देन पॉजिटिव एनर्जी। कोई बोलेगा ये क्या कह रहे हो, वो सत्य की जीत होती है, सत्य जीतता है, पॉजिटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते लाइफ के ढेरों प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसका प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है कि नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको अगर समाज में इज्जत बनानी है, तो उसके लिए आपको कितना समय लगेगा, कितना मेहनत लगेगा। ओके, डन। आपको समाज में आपका इज्जत गंवाना है, कितना समय लगेगा, कितना एफर्ट कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं, ऐसे करके सब नष्ट हो सकता है। सो देखा नेगेटिव एनर्जी का कितना स्ट्रेंथ है। एक बच्चे को जन्म देने में कितना समय लगता है, और कितना शरीर की तकलीफों से गुजरना पड़ता है, या चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है एक माँ को, और उसी बच्चे को अगर मार डालना है गोली मार के, कितना समय लगता है, हार्डली एनीथिंग। एक दीवार है, उस दीवार को गंदा करने में कितना समय लगेगा, और उसको साफ करने में कितना समय लगेगा। तो देखा, नेगेटिव एनर्जी इस जगत में, हमारे भौतिक जगत में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा शक्तिशाली है। प्रॉब्लम ये होता है कि नेगेटिव से लड़ने के लिए, उसको डिफीट करने के इरादे से जब हम पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं, तो जितना नेगेटिव है जनरली हम उतना ही पॉजिटिव डालते हैं। यानी उसने मेरे साथ बुरा किया, मेरा नुकसान किया, तो मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं जिससे कि उसको हरा सके। जनरली तो नेगेटिव के बदले में नेगेटिव देते हैं उसने बुरा किया, मैं उसका बुरा करूंगा, तो बुराई का क्वांटिटी ओवरऑल बढ़ गया, उससे कुछ फायदा तो होता नहीं है। पर लेट अस से वो अच्छे लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो बुराई के साथ लड़ाई जो है अच्छाई के साथ करते हैं। तो उसने इतना 1 यूनिट ऑफ बुरा काम किया मेरे अगेंस्ट में, तो मैंने 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव काम किया, अपनी तरफ से किया, तो मैं इक्वल हो गया हूं उसके बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफीट नहीं किया, सेम करने से डिफीट नहीं होता है, परंतु इक्वल में नहीं होते। नॉर्मली माना जाता है कि नेगेटिव एनर्जी के बराबरी में आने के लिए 10 टाइम्स ज्यादा पॉजिटिव चीज करना पड़ता है। यानी किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, या आपको फाइनेंशियल तकलीफ चल रही है, या कुछ मेमोराइज नहीं हो रहा है, स्टडीज में प्रॉब्लम हो रहा है, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी हेल्थ का कोई इशू चल रहा है, उस हेल्थ के इशू के साथ या उस नेगेटिव चीज के साथ कॉम्बैट करने के लिए पहले तो हमको बराबरी के लेवल पे आना पड़ेगा, और बराबरी के लेवल पे आने के लिए उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा काम करना पड़ेगा, तब जाके हम सेम टू सेम लेवल पे आए हैं। लोग 1 टाइम्स ज्यादा या 2 टाइम्स ज्यादा करके बोलते हैं मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करके देख लिया,
कुछ नहीं हो रहा है। वो जो आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया है वो 8 टाइम्स लेस एफर्ट किया है जितना करना चाहिए था उससे 8 टाइम्स लेस। तो 10 टाइम्स ज्यादा करोगे, अब बराबरी पे आओगे, यानी तराजू अभी बैलेंस पे आ गया, ना ये जीत रहा है ना आप जीत रहे हो, कोई नहीं जीत रहा। अभी आप अपना जो वेइंग स्केल अपनी तरफ टिप करना चाहते हो, आप थोड़ा एडवांटेजेस पोजीशन में आना चाहते हो, तो 11 टाइम्स अच्छा काम करो। हल्का सा फर्क पड़ा है पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो 15 टाइम्स ज्यादा अच्छा काम करो तो ठीक है, काइंड ऑफ आप विनिंग साइड में हो, पर जीते नहीं हो अभी तक। तो जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई आपके साथ बुरा कर रहा है या आपके साथ बुरा हो रहा है आपके जीवन में, प्रकृति के कारण हो रहा है, उससे कॉम्बैट करने के लिए उससे 20 गुना ज्यादा, 20 टाइम्स मोर पॉजिटिव एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। अब जाके आप कह सकते हो हाँ भाई मेरे साथ कुछ खराब हो रहा था या डायबिटीज का इशू था, उस डायबिटीज को डिफीट करने के लिए, मतलब डायबिटीज को हटाने के लिए, ठीक होने के लिए मैंने 20 टाइम्स पॉजिटिव मेहनत किया। हाँ ये अच्छी बात है। तो सबकॉन्शियसली ये करना पड़ता है 20 टाइम्स ज्यादा नेगेटिव से। कॉन्शियसली करके फायदा नहीं, सबकॉन्शियसली करना पड़ता है। परंतु वो करने में 5 मिनट लगे थे, रिमेनिंग 23 घंटे 55 मिनट उसका क्या होगा? उस समय नेगेटिव थिंकिंग करते गए। यानी पहले तो सोचा था, मान लीजिए डायबिटीज के लिए आपने जो करना है कर लिया, माइंड पावर से हीलिंग कर लिया, बाकी समय बैठ के रसगुल्ला खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं और ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, तो उतना जो अच्छा किया था वो सब तो बर्बाद हो गया यहाँ पे एक छोटा सा खराबी से। तो इसके लिए रिमेनिंग टाइम पे हमारा एटीट्यूड क्या है? आर वी स्टिल थिंकिंग नेगेटिव? हम क्या अभी भी फियरफुल हैं? क्या अभी भी हम एप्रीहेंसिव हैं? ये सब नहीं चलेगा। आपको बनना पड़ेगा कंपल्सिव पॉजिटिव थिंकर। दैट मीन्स जीरो टॉलरेंस फॉर नेगेटिव थिंकिंग, कंटिन्यूअसली, 24 घंटे, डे आफ्टर डे, नाइट आफ्टर नाइट, कंटिन्यूअसली। अर्थात अगर कोई बीमार है, मान लीजिए आपकी नानी माँ बीमार है या कोई आपका जान पहचान का आपका मित्र बीमार है, तो उसके बारे में जब आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना है, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, वो डिस्चार्ज होएगा, ऑल फाइन, ये जो आपने सोचा उसके प्रेजेंस में ऐसा सोचा था, और उसके रूम से आईसीयू से बाहर निकल के अब क्या चल रहा है आपके दिमाग में? इश बड़ा खतरनाक सिचुएशन, ये नेगेटिव सोचा मतलब नष्ट हो गया ना, की कराए पे तो पानी फेर दिया। और रिमेनिंग टाइम पे क्या, 24 घंटे, आज तो पॉजिटिव सोचा, कल क्या किया, परसों क्या किया, फिर कोई किसने पूछा अरे उनका हालत क्या है, अरे क्या बताऊं बहुत बुरा कंडीशन, ये लो हो गया नेगेटिव। इस एक नेगेटिव ने 5-6 दिन का पॉजिटिव को नष्ट कर दिया। सब खत्म। जैसे लोग पेशेंट से पूछते हैं ना कैसे हुआ ये सब जरा बताइए, यानी किसी की हड्डी टूट गई थी एक्सीडेंट में, तो वो अभी ठीक हो रहा है, यानी हड्डी जुड़नी शुरू हो चुकी है। अब एक हफ्ते के बाद कोई आके दोस्त पूछता है हाउ डिड ऑल दिस हैपन, ये हुआ कैसे जरा बताओ। पेशेंट सोच रहा है, बता रहा है कि उस दिन की बात है, मैं जा रहा था, फिर पीछे से गाड़ी आया, ठोका, मैं गिरा, बड़ा चोट लगा। तो अभी पेशेंट क्या कर रहा है, रिकॉल कर रहा है हड्डी टूटने के एक्सपीरियंस को, अर्थात उसका ब्रेन उसके बोन्स को ज्वाइन करना शुरू कर चुका था। अभी ब्रेन क्या सोच रहा है कि दोनों अलग हैं, दोनों बोन टूटा हुआ है, तो जितना भला किया था बर्बाद हो गया। इसके लिए पेशेंट से कभी नहीं पूछना चाहिए कैसे हुआ, हाउ डिड दिस हैपन, ये कभी नहीं पूछना चाहिए, नेवर। उसको बताओ। और सबसे मजे की बात क्या है, एक केस में ऐसे ही सुना था मैंने, खुद ने एक्सपीरियंस नहीं किया, सुना है कि पेशेंट के पास जाते हैं लोग, पेशेंट बताता है कि मेरा ये हालत है वो हालत है, डॉक्टर बताते हैं, जो विजिटर है विजिटर बोलता है अरे आपको तो कुछ नहीं, अरे ऐसा ही केस मेरे चाचा के भतीजे के नाना के फूफा के इसको हुआ था, वो तो मर गया। तो पेशेंट के माइंड में क्या इंप्रेशन बैठेगा? तो हमको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, नेवर नेगेटिव। से नो टू ड्रग्स जैसे कहते हैं ना, वैसे से नो टू नेगेटिव, कभी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव पे लगे रहिए। अब अगली बात होती है कि सबकॉन्शियस में ही क्यों करना पड़ेगा, कॉन्शियस तरीके से करने से क्यों नहीं होता है? होता है, परंतु जैसे कोई बुर्ज खलीफा है, आप डिसाइड कीजिए आपको ऊपर चढ़ना है, सीढ़ियों से चढ़ना चाहते हैं कि लिफ्ट से चढ़ना चाहते हैं। तो कॉन्शियस तरीके से जब आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हो वो सीढ़ियों से चढ़ना हो गया, और सबकॉन्शियस तरीके से जब आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हो वो लिफ्ट से चढ़ना हो गया, हाई स्पीड लिफ्ट से चढ़ना हो गया। सो कॉन्शियस तरीके से जब हम सोच रहे हैं हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो रहा है, ईईजी मशीन, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, हार्ट के लिए ईसीजी, ब्रेन के लिए ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। वो क्या करता है, वो दिखाता है ब्रेन के अंदर कहाँ पे कितना कैसा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रहा है। तो जब हम पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं कॉन्शियस तरीके से, लॉजिकल तरीके से, आउटर अवेयरनेस में रहकर, सचेतन मन से, हमारा लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर प्रिंसिपली एक्टिव है, राइट ब्रेन हेमिस्फीयर उतना एक्टिव नहीं है।
जब हम सबकॉन्शियसली करते हैं तब राइट ब्रेन हेमिस्फीयर एक्टिव होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी राइट ब्रेन में आती है। जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है ब्रेन में, वो क्या हो रहा है, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ डेंड्राइट्स हैं। मेन बॉडी को क्या कहते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स पे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि एक प्रकार के एमिनो एसिड है, और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है हमारे थॉट के द्वारा। तो उसके अंदर आयन का चार्ज चेंज होता है, फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर जंप करके पड़ोस के न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जहां न्यूरो रिसेप्टर है वहां पे पहुंचता है। इसको न्यूरो ट्रांसमिशन या सिनेप्स या साइनेप्स, SYNAPS कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। ईजी मशीन इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डेमोस्ट्रेट करता है, फाइंड आउट करके बताता है हमको। तो ओवरऑल ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कितना चल रहा है, कैसा चल रहा है, इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। चूंकि न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना है, इसको मेडिकल साइंस में कहा जाता है न्यूरोनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको साधारण लोग कहते हैं ऑरा। तो हमारे ब्रेन के चारों तरफ शरीर में एक न्यूरोनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और ये वो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जब भी हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ अनुभव कर रहे हैं, वो तो रिप्रेजेंट हो रहा है अल्टीमेटली हमारे ब्रेन में। ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बन रहे हैं, एक न्यूरॉन दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, दूसरा तीसरे से कर रहा है, तो पाथवे बन गया, इससे न्यूरल नेटवर्क बन गया, फिर न्यूरल पैटर्न्स बन जाते हैं ब्रेन के अंदर। तो उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन है। अर्थात आपकी टीचर एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन बना रही है, वो ब्रॉडकास्ट कर रही है नॉन स्टॉप। सेंस कर लो ना, स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है सेंस कर लो ना। पेमेंट कलेक्शन करना है, पैसा अटका पड़ा है, तो भेज दो ना यही इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति के दिमाग में, जिससे कि उसके रोम रोम में, उसके खून के कतरे कतरे में सिर्फ एक ही बात है, मुझे पेमेंट रिटर्न करना, मुझे पेमेंट करना है, पेमेंट करना है, पेमेंट करना है। एग्जाम लिख रहे हो, एग्जाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, आंसर है तो सही, दूसरे स्टूडेंट्स के माइंड में है, टीचर के माइंड में है, बुक का जो ऑथर है उसके माइंड में है, और वो जीवित नहीं है, वो तो बुक का ऑथर तो मर गया 15 साल पहले या 40 साल पहले, तभी तो जीवित था। तो टाइम में ट्रेवल करके जाओ, उसके माइंड को रीड करो, आंसर मिल गया आपको, लिख दो आंसर। नॉलेज, चित्त, सत चित्त आनंद, वो जीवात्मा का स्वरूप है। नॉलेज जो है, चित्त जो है, वो एटर्नल है, वो हर जगह पे अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। वो उसमें कोई यूनिवर्स ने, प्रकृति के जो नियम है, उसने कोई ब्लॉकेज नहीं लगाया हुआ है कि नॉलेज इसको नहीं मिल सकता, उसको नहीं मिल सकता, इसी के पास जाएगा, उसी के पास जाएगा। नॉलेज सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है, जाओ लेके आओ। सो माइंड रीडिंग कर सकते हैं। कोई सुसाइडल है, कोई डिप्रेशन से भुगत रहा है, कोई ड्रग एडिक्शन कर रहा है, कोई नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, कुछ बुरा भला सोच रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग करके बैठा हुआ है, तो जाओ, उसके ब्रेन में पूरा इंफॉर्मेशन है, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, फाइंड आउट कर लो क्या इंफॉर्मेशन है। सर, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है अभी आप बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं, बिकॉज़ मैं किसी को गुस्सा मार सकता हूँ, उसका मतलब ये थोड़ा कि मार दूं उसको। हम माइंड रीडिंग कर सकते हैं, पर हम ये रिस्पॉन्सिबली करते हैं। दैट मीन्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्यों? क्योंकि इट इज बेटर टू माइंड आवर ओन बिजनेस। हमको अपने जीवन में, जैसे कहा जाता है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जब दिल देखन आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। जब हम अपने आप को स्टडी करते हैं, हमको पता चलता है कि मेरे अंदर बहुत अनर्थ है, इन अनर्थ से मुक्ति पानी है, अनर्थ निवृत्ति करना है, खुद के अंदर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो दुनिया की चीजों को बाद में देखा जाएगा, पहले खुद को तो सुधारूं। खुद को तैरना नहीं आता, दूसरे को डूबने से बचाने के लिए क्या जाएंगे। तो उस प्रकार से जस्ट बिकॉज हम माइंड रीडिंग कर सकते हैं, ये जो पोटेंसी, एक डिवाइन पावर है, एक हायर एनर्जी का शक्ति है, ये जो हमारे पास है, इसको फ्रिवलेसली यूज नहीं करना चाहिए, ऐसे शो ऑफ करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। जब रियल केस होता है, मान लीजिए कोई सुसाइडल है, कोई आत्महत्या करने की सोच रहा है, रात के 1:30 बजे उन्होंने आपको फोन किया, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं और वो डिसाइड कर चुके हैं कि अभी सुसाइड का अटेम्प्ट करने वाले हैं, और वो सीरियस है, उसकी बातों से समझ आ रहा है, उसके वॉइस के क्वालिटी से, वॉइस टेक्सचर से पता चल रहा है कि वो सीरियस है वो व्यक्ति, और लास्ट आखिरी कॉल बस आपको किया है। अभी माइंड रीडिंग की जरूरत है, अभी माइंड इन्फ्लुएंसिंग की जरूरत है, क्योंकि वो तो दूर किसी दराज गांव में है या दूसरे किसी शहर में, आप वहां पे पहुंच नहीं सकते ऑन टाइम कि उसको बचा लोगे, कुछ रोक लोगे। तो अभी माइंड से इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। आप किसी को जानते हो, उसका रिलेटिव्स में किसी का डेथ हो गया है,
और वो उसने रोना शुरू कर दिया है और पिछले 8 घंटे से सिर्फ रो ही रहा है, उसके पेरेंट्स ने या उसके फ्रेंड्स ने आपसे उसको फोन पे बात करवाया है, तो फोन पे वो रो रहा है, बस उसके सिसकियों से पता चल रहा है कि वो बिखर चुका है, टूट चुका है। उसको दिलासा दिलाना है, उसमें स्ट्रेंथ देना है, उसको वापस पॉजिटिव बनाना है, आज के लिए जीना उसको सिखाना है। ये सब डायलॉग बाजी करके तो होगा नहीं, ये डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड से काम करना पड़ेगा। इस समय इन पावर्स की, इन क्षमताओं की, इन एबिलिटीज की एक्चुअल जरूरत है। अगर हम फ्रिवलेसली इधर उधर जहाँ पे एक्चुअल में इसकी जरूरत नहीं है वहां पे यूटिलाइज करेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस समझेगा कि आई डोंट टेक इट सीरियसली। फिर क्या होगा, वो जो क्राइंग वुल्फ वाला है कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, एक्चुअल में जब भेड़िया आ गया तब कुछ नहीं कर पाते। इसके लिए हमको ये माइंड रीडिंग हम करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं, इतने सालों से, 32 साल से मैं ये कर रहा हूँ, इतने केसेस में किया है जहाँ पे कोमा पेशेंट है, उसका माइंड रीडिंग करके पता किया है कि उसके इश्यूज क्या है। जो प्रीनेटल, जो प्रीमेच्योर बर्थ होते हैं, 3 महीना प्रीमेच्योर बर्थ हो गया या 3.5 महीना प्रीमेच्योर बर्थ हो गया और बच्चे का लिवर फंक्शन नहीं कर रहा है, उसका किडनी डेवलप नहीं हुआ, या उसके ब्रेन के अंदर ब्रेन फ्लूइड जो है वो कम पड़ रहा है, तो इशू क्या है, उसके साथ मेंटल कम्युनिकेशन करना पड़ता है लाइफ सेविंग के लिए, प्राणों को बचाने के लिए। जैसे एक भगीरथी न्यूटे हॉस्पिटल का एक केस बता रहा हूँ, क्योंकि ठीक है नाम नहीं बताता हूँ। तो वहां पे एक केस था, एक बच्ची थी 3 महीना प्रीमेच्योर और डॉक्टर्स को लगा कि ये 1 घंटे से ज्यादा नहीं बच पाएगी, उससे पहले उसका मृत्यु हो जाएगा। तो चूंकि मेरा वहां पे मेरे स्टूडेंट्स हैं वहां पर, जान पहचान है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो बच्ची के साथ मैंने माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन किया। पता चला बच्ची बता रही कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं, जब ये बच्ची गर्भ में थी, जब इसके बच्चे के पेरेंट्स को पता चला कि वो महिला अभी गर्भवती हैं, तो ग्रैंडफादर को जब ये न्यूज मिला, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि बेटी क्यों, हमको तो बेटा चाहिए, हमको बेटी नहीं चाहिए। तो उस बच्ची को बचपन में माँ के कोख में रहते हुए रिजेक्ट कर दिया गया है, उसके फैमिली ने उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब इमीडिएट फादर मदर ने नहीं, पर ग्रैंड पेरेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया। तो जब माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन किया उस बच्चे के साथ, जो कि प्रीमेच्योर बॉर्न बेबी है, एक हाथ से कम उसका टोटल, मतलब मेरे इस हाथ से कम साइज का उसका बॉडी था बेबी का, मतलब शरीर का वैसा था। तो जब उससे मेंटल कम्युनिकेशन किया, उसने बताया कि मेरे ग्रैंडफादर मुझे पसंद नहीं करते, वो चाहते थे मैं लड़का हूँ, मैं तो लड़की हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन मुझे मिला तो मैंने बताया, वहाँ के हॉस्पिटल के जो काउंसलर हैं उनको मैंने बताया, उन्होंने इमीडिएटली फोन किया, पता किया कि हाँ इट्स अ फैक्ट। उन्होंने काउंसलिंग करना शुरू किया ग्रैंडफादर के साथ, वहाँ पे बात की जा रही है, बात की जा रही है, समझा रही है। मीनवेल बच्चे का कंडीशन डेटोरेट हो रहा है, मैं हीलिंग कर रहा हूँ, कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, माइंड टू माइंड हीलिंग कर रहा हूँ, पर अचानक उस बच्चे का कंडीशन इंप्रूव होना शुरू हुआ। और फिर मैंने वहाँ के जो इंचार्ज है, आपको पता उनका नाम क्या है, उनको बताया, तो उन्होंने चेक किया, पता चला कि वो जो काउंसलर हैं उन्होंने उसके ग्रैंडफादर के साथ जो बात किया था, और बात करते समय शी गॉट ए ब्रेक थ्रू। ग्रैंडफादर ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम सॉरी फॉर कि मैंने ऐसा थॉट प्रोसेस रखा था, मैं उसे फुल्ली एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे ही वहां पर काउंसलिंग में, लाइव काउंसलिंग में ग्रैंडफादर ने एक्सेप्ट कर लिया, इसका प्राण का कंडीशन इंप्रूव होना शुरू हुआ और फुल्ली रिकवर कर गई और नाइसली बॉर्न। सो ऐसे जगहों पे माइंड कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, माइंड रीडिंग की जरूरत पड़ती है, हमें रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए ये एबिलिटीज। जैसे वो एक सिनेमा में था ना, विद ग्रेट पावर comes great responsibility। तो उस प्रकार से हम माइंड रीडिंग करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं, पर जहाँ पे जेन्युइनली जरूरत है, अदरवाइज जाने दो, क्या करना। अगर मैंने माइंड रीडिंग करके दिखा भी दिया, फायदा क्या हुआ, वो बेनिफिट तो जाने दो। It's waste of your energies, मतलब wasting it। Proof of the pudding is in eating, मतलब फले ना परिच्यते। तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, मेरे स्टूडेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, हमने किए किस तरीके के काम है समाज में, जो हमने वेरियस जो हेल्प किए हैं, वो किस प्रकार के, किस लेवल के, किस टीचर के काम हमने किए हैं, कितने सालों से किए हैं और कितना काम किया है, वो देख के पता चल जाता है कि हाँ ये लोग तो कर ही लेते होंगे, नहीं तो ये कैसे होता। फॉर एग्जाम्पल 2000 से ज्यादा टर्मिनल कैंसर पेशेंट्स को हमने हील किया, मैं और मेरे स्टूडेंट्स ने। टर्मिनल, नॉर्मली टर्मिनल कैंसर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 1 महीना पहले भी बता दिया जाता है कि टर्मिनल है, मैं उसको टर्मिनल मानता ही नहीं, मैं उसको कहता ही नहीं कि वो टर्मिनल है। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू तो बस कैंसर है, चलो लेट्स वर्क ऑन दैट। परंतु जैसे हिंदी में कहावत है ना, 4 दिन की जिंदगानी, तो मैंने सोचा कि जब डॉक्टर कह दे कि 4 डेज से ज्यादा बच नहीं सकता पेशेंट, उसको घर ले जाओ या अपने रिलेटिव्स को बुला लो, आखिरी समय बिता लो। तो जब डॉक्टर ने कह दिया कि 4 दिन से ज्यादा नहीं बच सकता, मैं अवधूत दास ऐसे चीजों को, ऐसे केसेस को
कहता हूं कि अब ये है टर्मिनल, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी। ऐसे 2000 से ज्यादा लोगों को हमने ठीक किया, 500 से ज्यादा कोमा पेशेंट्स को ठीक किया है, उनके साथ मेंटल कम्युनिकेट करके उनको हील किया है। ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट्स जिनका वॉइस चला जा चुका था, वॉइस नहीं था, एमआरआई करके सामने एमआरआई रिपोर्ट पड़ा है, एमआरआई का प्रिंट है, यहाँ पे दिख रहा है कि ब्रेन का वो सेक्शंस जो वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो बर्न हो चुका, नष्ट हो चुका, वो नहीं है। 3 महीने के बाद एमआरआई करके सेम पेशेंट का एमआरआई में दिख रहा है कि ब्रेन का वो सेक्शन जो वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ब्रेन एक बार नष्ट हो चुका है, ब्रेन का एरिया, उसको रीजेनरेट किया हमने ब्रेन रीजेनरेशन किया है। वो व्यक्ति जिसके बारे में स्पेशलिस्ट, देश के टॉप मोस्ट स्पेशलिस्ट कह चुके थे, हमारे कंट्री के, इंडिया के टॉप मोस्ट स्पेशलिस्ट न्यूरोसर्जन कह चुके थे कि दिस पर्सन विल नेवर स्पीक, और उस पेशेंट का आवाज कैसा था, यानी कोई वॉइस में फ्लक्चुएशन भी नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप का वो व्यक्ति हैं, और 3 महीने के बाद वो क्या किस प्रकार से बात कर पा रहे हैं, मुझे खाना खाना है, आज खाने में गाजर देना। गुड एनफ। हमको लगा ये कैसा बात है, हम कह सकते हैं ये कोई वॉइस क्वालिटी है, परंतु जो व्यक्ति अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस इम्पॉसिबल था, लाइफ लॉन्ग वो बात नहीं कर पाएगा, वो कह पा रहा है कि मुझे खाने में गाजर देना। गुड एनफ, गुड एनफ फॉर हिज ओन डॉटर, गुड एनफ फॉर हिज ओन वाइफ, गुड एनफ फॉर हिज ओन मदर। तो लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ गया। यहाँ पे जरूरत पड़ता है ये माइंड रीडिंग का और माइंड इन्फ्लुएंसिंग का, वहां पे हम यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसे एविडेंस हमारे पास बहुत है, तो इट्स ओके। अभी मैं माइंड रीडिंग का कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दूंगा, रियल केस जब होगा, रियल सिचुएशन होगा, नॉट थियोरेटिकल टाइप का, वहां पे हम करेंगे और बेनिफिट होगा। एंड दिस इज ए लर्नेबल स्किल, कोई भी इंसान इसको सीख सकता है मात्र 2 दिन में, 2 days, that's all. Anybody can learn this skill. My God. When there's a teacher like you, then definitely. सर, जैसा कि महाभारत में हमने देखा था, कृष्ण जी ने जब अभिमन्यु के बेटे को जब वापस जिंदा किया था, तो उनसे उनकी सारी शक्ति ले ली गई थी, ये बोल के कि मतलब वो लाइफ साइकिल को हैम्पर कर रहा है। तो सर क्या यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, या उससे जुड़ा नहीं है ये चीज? समझने के लिए हमें समझना होगा कि मान लीजिए गाय है, ठीक है, गैया है, उसके गले में रस्सी बांधकर एक खूंटी से उसको बांध दिया गया। रस्सी 10 मीटर की रस्सी है, या खूंटी से या पेड़ से या खंबे से उसको बांध दिया गया। तो अभी गाय के पास फ्रीडम है, जाओ भाई कहीं भी जाके घास चरो, यानी 10 मीटर के रेडियस में वो गाय को फुल फ्रीडम है, यहां से घास चरेगी या वहां से, या उधर से या इधर से। परंतु जैसे 10 मीटर का रेडियस को क्रॉस करके कहीं पे नजर पड़ी और उस घास को खाने की इच्छा हुई, तो गले में खिंचाव पड़ेगा, अब नहीं जा सकते। तो हमको खुला मतलब फ्रीडम है, ये करने का वो करने का, बहुत कुछ करने का फ्रीडम है, और उसका एक लिमिट है। हर व्यक्ति का ये जो रस्सी है वो छोटा बड़ा करके डिफरेंट होता है। दैट मीन्स मेरी किस्मत में जो है उसके अंदर मैं खिलवाड़ कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। अब कोई बोले किस्मत, अगर किस्मत ऑलरेडी है तो तुम बदल कैसे सकते हो? इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए, कि कंप्यूटर गेम सोच लीजिए, ठीक है। कंप्यूटर गेम में जो गेम का प्रोग्रामर है, जिसने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, गेम प्रोग्रामर, उसने बनाया है कि तुम यहाँ से चलते रहो चलते रहो चलते रहो, अभी आगे रास्ता ऐसा करके स्प्लिट हो गया। इस तरफ का अगर रूट आपने लिया, वहां पे गुंडा खड़ा है लाठी लेके, सिर पे मारेगा ढांग करके, और एक लाइफ लॉस्ट हो जाएगा और 500 पॉइंट्स हट जाएंगे। परंतु अगर आपने राइट टर्न लिया होता है, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स या बोनस रखे हुए हैं, उसको पाते 2000 पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। सो कंप्यूटर प्रोग्रामर ने ये भी बनाया है, ये भी बनाया है। अब आप खेल रहे हो गेम, तो आपने गाड़ी को इधर मोड़ा या उधर मोड़ा, यानी आपने डिसाइड किया आप इधर जाओगे कि उधर जाओगे। इधर गए तो आपने अपना क्या भविष्य बनाया, लॉस का। इधर गए आपने अपना भविष्य क्या बनाया, सक्सेस का। यानी सक्सेस फेलियर दोनों प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है। येट यू आर क्रिएटिंग योर ओन फ्यूचर बाय चूजिंग कि लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं। वैसे करके हमारे जीवन में प्रत्येक मुहूर्त पे हमारे पास चॉइसेस हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं, परंतु कौन है मुझे रोकने वाला कि अभी खड़े होकर मैं नाचना शुरू कर दूं या ठाके मार के जोर से हंसना शुरू कर दूं? मेरी इच्छा है। दैट मीन्स हर पल पे हर इंसान चॉइसेस बना सकता है, ये या वो या ये व वो, ऐसे करके ढेरों चॉइसेस हम बना सकते हैं। और जो चॉइसेस बनाएंगे वो प्री डिटरमाइंड रूट पे होंगे, जो पहले से हमारी किस्मत में डाल दिया गया। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मल्टीपल डेस्टिनीज एट द सेम टाइम। बहुत इजी तरीके से समझने के लिए
मान लीजिए किसी का किस्मत है, उसका भाग्य है कि वो टीचर बनेगा, वो भी किसी ट्रांसपोर्ट का, किसी गाड़ी चलाने का टीचर बनने वाला है, गाड़ी चलाने वाला ट्रेनर बनने वाला है वो। अभी उसका भाग्य में ये है, अभी कैसा भाग्य बनता है लेट अस सी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पिताजी बीमार हैं और उसको अमेरिका का किसी अच्छे बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है, बस उसका फ्लाइट भी बुक हो चुका है, अब उसको जाना है, पर पिताजी बड़े बीमार हैं, उनका देखभाल करना है, कैसे छोड़ के जाऊं पिताजी को, ठीक है रह जाता हूँ, नहीं जाता अमेरिका जाके पढ़ाई नहीं करनी। तो वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गया, चलो किसी लोकल कॉलेज में कहीं पे एडमिशन ले लिया और पढ़ाई की और आगे बढ़ते गए। तो उस लेवल का हाई एजुकेशन नहीं मिला, इस लेवल का एक छोटा लेवल का एजुकेशन मिला और आगे जाके किसी ऑटो रिक्शा ड्राइविंग स्कूल के टीचर बन गए। नहीं तो अगर वहां पे गए होते तो फिर और हायर लेवल पे होते, शायद फाइटर प्लेन के टीचर बनते, या पैसेंजर एयरक्राफ्ट के टीचर बने होते, या स्पेस क्राफ्ट के टीचर बने होते। पर टीचर बनने का किस्मत था, यहाँ पे वो चूज कर सकता था। जब पिताजी बीमार थे, उनको फ्लाइट पकड़ के अमेरिका जाना था, वो चेक कर सकता था फ्यूचर में झांक के देख के कि पिताजी की बीमारी को ठीक करने के लिए मेरा प्रेजेंस कितना जरूरी है। और शायद उसको पता चलता कि पिताजी 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे, और 3 दिन में जो रिक्वायरमेंट है फादर का, जो आने वाले 3 दिन का रिक्वायरमेंट है, बहुत ही छोटा सा रिक्वायरमेंट है। विच मींस मैं अपने अच्छे दोस्त को कह सकता हूँ, जरा दोस्त 3 दिन के लिए मेरे पिताजी के साथ रहना, उनका देखभाल करना, मुझे जाना है, और उसको समझा भी दिया। और 3 दिन वो आराम से संभाल भी सकता है, क्योंकि वो मेरे पिताजी को अपने पिताजी की तरह रिस्पेक्ट करता है और संभाल लेगा। और मेरा भाग्य जो है एक दूसरे टैंजेंट में चला गया, पर चूंकि मेरे अंदर दूरदर्शिता नहीं थी, मैं फ्यूचर को देख नहीं सकता था, मैं यहाँ रुक गया और पिताजी एनिमे 3 दिन में ठीक हो गए और मैं बन गया ऑटो रिक्शा का ट्रेनर बन गया। तो ऐसे करके मल्टीपल डेस्टिनी इंसान के हाथ में सामने रहते हैं। हम चूज करते हैं कि इन डेस्टिनीज में से हम कौन सा डेस्टिनी लेने वाले हैं, कौन सा रूट लेने वाले हैं। तो कैसे ये सब करना चाहिए, हाउ डू वी सिलेक्ट द पाथ दैट वी आर सपोज्ड टू फॉलो इन आवर लाइफ। पहली बात है, हमको समझना होगा देयर इज ए गोल ऑफ लाइफ। कोई बोलेगा हाउ कैन यू से देयर इज ए गोल ऑफ लाइफ, देयर इज नो गोल्स, बस लाइफ जीते रहो, जहां लाइफ लेके जाते वहां पहुंच जाओ। यानी स्कूल का बच्चा स्कूल जाता है और उसको लगता है फाइनल एग्जाम करके कुछ नहीं होने वाला है, अचानक एक दिन देखा और ये क्या फाइनल एग्जाम आ गया, ये कब से आ गया। तो इसके लिए हमको इंटेलिजेंस यूज करना है, हमको देखना है कि हमारे इस पृथ्वी में जन्म लेने से पहले हमारे माँ के स्तन में दूध पहले से प्रोवाइड कर दिया गया है। यानी हम अराइव करेंगे, लैंड करेंगे पृथ्वी में, ये प्रकट होंगे, उससे पहले हमारा मेंटेनेंस तैयार है, हमारा खाना तैयार है। ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, इसके लिए कोई प्लानर चाहिए, कोई डिजाइनर चाहिए, इंटेलिजेंट डिजाइनर जो डिजाइनिंग कर रहा है पूरे सिचुएशन को, जो प्लान कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर आप फ्लाइट पकड़ के चेन्नई जाते हैं और पहुंचते ही आपके लिए खाना तैयार है, किसी ने तो प्लानिंग किया है, एयरलाइन वालों ने किया है, आपके ऑफिस ने, आपके फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, या होस्ट ने, या किसी ने तो प्लान किया है। ऐसा तो हो नहीं सकता आप किसी नए शहर में जाएंगे जहां तक आपके लिए खाना तैयार बैठा है, या आपने प्लान किया। somebody has done planning, विदाउट प्लानिंग नए शहर में जाते ही खाना नहीं होता है। उस प्रकार से आप पृथ्वी में आए, आपके लिए खाना तैयार है, दैट मींस किसी ने प्लानिंग किया है आपके आने से पहले, आपका आते ही आपको खाना मिल जाए। तो वो जो प्लानर है, जो आपको केयर करता है, इसलिए तो प्लान किया है, बिना केयर किए क्यों प्लान करे। तो जैसे माँ अपने बच्चे को तो बड़ा प्यार करती है, केयर करती है, जब बच्चा नन्हा शिशु है, हेल्पलेस है, पर इसका मतलब क्या ये है कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा अब माँ उस बच्चे को केयर नहीं करती, प्यार नहीं करती? नहीं, अभी तो प्यार बढ़ जाएगा। तो ऊपर वाले ने, जिन्होंने हमारे लिए, हमको, जो हमें इतना प्यार करते हैं, हमारे लिए खाना प्रोवाइड करते हैं हमारे आने से पहले, तो हमारे जीवन में आगे जाके क्या होगा उसका भी प्लानिंग वो जरूर कर रहे होंगे। और जीवन का जो अंत है, उस समय का जो टारगेट है, वो भी उन्होंने प्लान करके रखा होगा। दैट मींस हम सबके जीवन में एक गोल ऑफ लाइफ है, वो एकदम फिक्स्ड, निर्दिष्ट गोल ऑफ लाइफ है। ऐसा नहीं कि बचपन में इच्छा थी मुझे पायलट बनना है, और फिर बाद में इच्छा हुई मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, फिर इच्छा नहीं मुझे क्रिकेटर बनना है। ये शिफ्टिंग गोल्स हैं, ये गोल ऑफ लाइफ नहीं होते हैं। गोल ऑफ लाइफ फिक्स्ड होता है, मैं पैदा हुआ हूं, मेरी मृत्यु होगी, बीच में मुझे क्या अचीव करना है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर मुझे पता नहीं मेरा टारगेट क्या है, मेरा गोल क्या है, गोल ऑफ लाइफ क्या है, तो मैं तो भटक रहा हूँ ना। सो पहले हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, जो कि हम अपने सबकॉन्शियस से, जो कि ईश्वर के बहुत करीब कनेक्टेड है, वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं सिखाता हूँ ये कैसे फाइंड आउट करना है। तो गोल पता चल गया, अब जो डेस्टिनी रूट मैप है कि इधर जाओ उधर जाओ, ये चॉइसेस लो वो चॉइसेस लो, इतने सारे जो ऑप्शंस हमारे जीवन में रखे हुए हैं, हमको देखना होगा मेरा जो गोल है, टारगेट है,
कौन सा रूट मैं फॉलो करूं जिससे कि जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंच सकूं। तो उस प्रकार से मुझे अपना लाइफ का चॉइसेस बनाने हैं कि कब शादी करनी है, किससे करनी है, कौन सा एजुकेशन लेना है, कौन सा प्रोफेशन चूज करना है। वो हर चीज जो मुझे टारगेट में पहुंचने में सहायक होगा और जल्दी से अच्छे कंडीशन में मुझे पहुंचाएगा, सुविधाजनक तरीके से मुझे वहां पहुंचाएगा। कोई बोलेगा क्यों, क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, संडे का दिन है, तो सुबह उठा सो के, उसकी मम्मी ने उसको बोला, अच्छा सुनो बच्चा, आज रविवार का दिन है, अपने मैथ्स का 11 चैप्टर आज स्टडी कर लेना अच्छे से। तो बच्चे ने बोला हाँ ठीक है कर लूंगा। फिर ब्रेकफास्ट का टाइम आया, मम्मी ने ऐसे पूछा चलते हुए, अच्छा कर लिया वो जो काम दिया था तुमको? नहीं नहीं बाद में करूंगा। मम्मी बोले कि ठीक है चलो बाद में कर लेना। लंच टाइम हो गया, आते समय लंच टेबल पे मम्मी ने पूछा कर लिया जो मैथ्स का मैंने तुमको करने को कहा था? नहीं नहीं बाद में करूंगा। ओके ठीक है पर कर लेना, यानी मम्मी ने थोड़ा भी एक्स्ट्रा प्रेशर डाला। शाम का टाइम, बच्चा घूमने के लिए, खेलने के लिए, दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जा रहा है, मम्मी ने पूछा कर लिया वो काम? नहीं, क्या दिन रात खेलता रहता। अभी मम्मी और डांट लगाती है उसको। एनीवे घर वापस आया, आके कुछ स्नैक्स वगैरह खा रहा है, टीवी देख रहा है, मम्मी बोलेंगी करता क्यों नहीं तू उसको, करना। अभी मम्मी और पीछे पड़ गई उसके। पॉइंट टू बी नोटेड, वो हर पॉइंट पे मम्मी का प्रेशर बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है इस बच्चे के ऊपर। डिनर टाइम आ गया, कर लिया? नहीं बाद में करूंगा। अब तो मम्मी डांट डांट के उसका बुरा हाल कर देंगी, उसका सच में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। खैर डिनर हो गया, उसने कहा कि डिनर के बाद कर लेता हूँ, अभी रात को सोने का टाइम आ गया, कर लिया? नहीं किया। अब तो उसकी खैरियत नहीं, उसको बहुत डांट पड़ने वाली है। तो उसी प्रकार से जैसे समय के साथ साथ प्रेशर बढ़ता गया क्योंकि हमने अपना जॉब नहीं किया है, कंपेयर टू उसका एक और दोस्त पड़ोस वाले घर में रहता है, उसकी मम्मी ने भी सुबह सुबह ऐसे ही कहा था। इस दोस्त ने क्या किया, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से पहले ही मम्मी के पास पहुंच गया, मम्मी किचन में पूरी बना रही है, आज संडे का दिन है पूरी बनाएंगे, अच्छा कुछ सब्जी है उसके साथ खाएंगे। तो बच्चा पहुंच गया मम्मी के पास, मम्मी मम्मी वो मैथ्स का 11 चैप्टर करना है, प्लीज हेल्प करो ना। मम्मी के मन में क्या चलेगा, ओह भाग्य मेरे, मेरा बेटा स्वयं करके आया कि पढ़ाई करना है उसको, ठीक है आज पूरी करने की जरूरत नहीं है, आज इस तरीके से ब्रेड वगैरह सैंडविच बना के आज खत्म कर देंगे, चल बेटा बैठ के पढ़ते हैं। तो मम्मी को आता है मैथ्स, वो बड़ी है, उनके पास एजुकेशन है, उनको नॉलेज है, उनको पता है क्या करना है। बच्चा छोटा है, उसकी बुद्धि शक्ति उतनी नहीं है, तो मम्मी को आता है और मम्मी करा रही है, और बच्चा सुन रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, कर रहा है। यानी बच्चे का एफर्ट प्रैक्टिकली नल हो गया, उसको मेहनत नहीं करना पड़ा, उसको अपने बलबूते पे पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही है। एक एजुकेटेड व्यक्ति से वो पढ़ रहा है, माँ से जो उसको बहुत प्यार करती है, माँ ने उसको पढ़ा दिया, उसका होमवर्क करा दिया, सब करा दिया, बच्चा भी खुश, माँ भी खुश। अभी ब्रेकफास्ट में ये मम्मी जो है इस बच्चे से नहीं पूछेंगी होमवर्क कर लिया कि नहीं, क्योंकि उनको तो पता है कर लिया, मैंने तो कराया, मैं नहीं कराया। लंच टाइम पे भी कुछ नहीं बोलेगी, दोपहर को भी कुछ नहीं बोलेगी, और फिर शाम को बच्चा बोलता है मम्मी मम्मी एक नया पिक्चर आया हुआ है स्पाइडरमैन का, देखना है, चलेंगे देखने के लिए? मम्मी बोली हाँ चल चल, मम्मी उसको लेके जाती है। पड़ोस का बच्चा बोलता है तेरी मम्मी बड़ी अच्छी है, तेरे को सिनेमा देखने लेके जाती है, कुछ बोलती नहीं है, जो चाहता है वो आइसक्रीम मांगता है मम्मी खिला देती है, मेरी मम्मी कैसी अजीब सी है, डांटती रहती है दिन भर। और ऐसे करके उसका पूरा दिन चलेगा खुशी खुशी। तो दोनों बच्चों में फर्क क्या है, एक को पता है उसका गोल क्या है, उसने गोल को अचीव कर लिया, जितनी जल्दी हम टारगेट को अचीव करेंगे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे हमारा मस्ती से घूमेगा, चलेगा, अच्छे से चलेगा, जब जो चाहिए मिलता रहेगा। अर्थात हमें बुढ़ापे के इंतजार में नहीं रुकना चाहिए या मौत के इंतजार में नहीं रुकना चाहिए अपना गोल ऑफ लाइफ अचीव करने के लिए, क्योंकि हर पल जो बीतता जाएगा हम होमवर्क को नहीं करेंगे, हमारा जो टास्क है, पैदा हुए मृत्यु होगी, बीच में कुछ तो करना है ना, वो जो करना है वो नहीं किया, बाकी दो का काम करते रहे। तो जब तक वो नहीं करेंगे यूनिवर्स की तरफ से प्रेशर बढ़ता रहेगा, कभी हेल्थ प्रॉब्लम, कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी सोशल प्रॉब्लम, कभी इमोशनल प्रॉब्लम। इस प्रकार से प्रेशर कि रुको रुको, स्टॉप स्टॉप, कहाँ भागे जा रहे हो, थोड़ा रुको, तुमको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, वहां बैठ के भागा दौड़ी तो हो नहीं पाएगी, मोबाइल तो लेके जा नहीं सकते, तो शांति से बैठ के सोचो करना क्या है। नहीं अभी भी लगे हुए। तो एक तो लाइफ ये वाला है, जब हम काम नहीं करते, गोल ऑफ लाइफ अचीव नहीं करते, लाइफ डिफिकल्टीज से भरा रहता है। परंतु अगर हमने गोल ऑफ लाइफ अचीव कर लिया, जितनी जल्दी अचीव कर लेंगे, और वो भी हेल्प अचीव करने के लिए हेल्प ले लो ना, जिसने गोल दिया उन्हीं का हेल्प ले लो। एनीवे हेल्प नहीं भी लिया तो भी अगर जल्दी अचीव कर लिया, रिमेनिंग लाइफ, स्पेशली द लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ, ओल्ड एज जब हो जाता है और बाकी जो समय है वो एक पिकनिक की तरह कटेगा। दैट मीन्स ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना होगा, आपका पैसा भी आता रहेगा, रिलेशनशिप भी रहेगा, हेल्थ भी रहेगा,
जीवन में जब जिस चीज की इच्छा हुई वो बस इच्छा करने की जरूरत होगी और आपको मिलता रहेगा। क्यों? बिकॉज यू फुलफिल्ड योर गोल ऑफ लाइफ। गोल ऑफ लाइफ पता करना बहुत जरूरी है। गोल ऑफ लाइफ पता कीजिए, अपने लाइफ के जर्नी का जो रूट है उसको फाइंड आउट कीजिए। अब देखना वो अड़चने नहीं आएंगी। जैसे लोगों के जीवन में होता है ना, कभी कभी बड़ा स्ट्रगल करते हैं किसी एक अचीवमेंट को पाने के लिए, एज इफ सामने इनविजिबल दीवार है, क्रॉस ही नहीं कर पाते, लगे रहते हैं बिकॉज यू हैव गॉन अवे फ्रॉम योर ट्रैक। जिस ट्रैक पे ट्रेन को चलना चाहिए वो ट्रेन का ट्रैक छोड़ के खेत में चला गया, उसको जाना बहुत मुश्किल है। प्लस गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको वापस ट्रैक पे लेके आएगी। वो जब बाहर चला गया था, ट्रैक मतलब खेत में चला गया था, उसने दूसरों को परेशानी दी थी, खुद को परेशान होना पड़ा था। उस प्रकार से हम जीवन के ट्रैक में जब चलते हैं हमको सारे फैसिलिटीज मिलते रहते हैं। जैसे मैराथन के रूट पे जब हम दौड़ेंगे, जब पानी चाहिए पानी मिल जाएगा, जब मेडिकल सपोर्ट चाहिए मेडिकल सपोर्ट मिल जाएगा, जब रहा हमको पता करना कि लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, लोग खड़े होंगे बताने के लिए उधर जाओ उधर जाओ। हमको हमारा राह हमको खुद से साफ नहीं करना पड़ेगा। सामने मोटरसाइकिल जा रहा होगा, ट्रैफिक को क्लियर कर रहा होगा। परंतु जो हम मैराथन के ट्रैक से हट के किसी दूसरे गली में चले गए हैं, वहां पे लोग क्या बोलेंगे, यार चड्डी पहन के क्या भाग रहा है। हम दूसरों को परेशान कर रहे होंगे, खुद को परेशान कर रहे होंगे, प्लस अपने गोल से टारगेट से दूर जा रहे होंगे और बड़ा तकलीफ में रहेंगे। जब खाना चाहिए होगा खाना नहीं मिलेगा, सपोर्ट चाहिए सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम गलत रास्ते पे आ चुके हैं। याद रहे कि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है। हमको गधे की तरह स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। गधा क्या करता है, पीठ पे बोझा लेके जाता है, घास खाने को मिलेगा। जिस राह से जा रहा है उसमें दो तरफ घास पड़े हुए हैं वैसे भी, तो हमें उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम इंसान हैं, हमको हायर थिंकिंग करना है, अपवर्ड मोबाइल होना है, ऊपर की तरफ जाना है, ऊर्ध्व गति करना है। इसके लिए इंटेलिजेंस को बहुत ही सूक्ष्म लेवल से, सबकॉन्शियस लेवल से हमको जागृत करना होगा। फिर जाके ये सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। हम बड़े अच्छे से चल पाएंगे, खुश रह पाएंगे और आसपास के सोसाइटी को हम खुशी दे पाएंगे।